हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, अभी हम कौन से चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे लगभग आधे से ज़्यादा टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि हमने देख लिया है, क्या क्या देख लिया है, नदी के वहन कार्य, फिर उसके निक्षेपण कार्य, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया है। हिमानी का भी देख लिया है, पवन का भी देख लिया, और जो सागर की लहरें होती है ये भी हमने समझ लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा अगला कारक है प्यारे बच्चों, वो क्या है, भूजल। तो यहाँ पे हम भूजल के बारे में समझने वाले हैं कि भूजल की वजह से किस प्रकार से निक्षेपण का कार्य होता है, वहन का और खनन का कार्य होता है, हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे भूजल की। पहले तो ये जरा समझो कि भूजल क्या होता है प्यारे बच्चों। भूजल यानी भूमि का जल, ठीक है, जो भूमि के अंदर जल होता है ना, उसकी बात की जा रही है। तो आइए जरा समझते हैं। तो वर्षा का भूमि में रिसा हुआ कुछ जल भूपटल के चट्टानों की दरारों में से रिसकर भूपटल के नीचे अछिद्र चट्टानों की परत तक पहुंचता है, वहां उसका संचय होता है। इस प्रकार से भूपटल के नीचे संचित हुए जल को हम क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं। भूजल हम किसको कहते हैं, देखो जैसे बारिश का पानी आया, ठीक है, तो अब चट्टानों पे गिरेगा। अब चट्टानों में से क्या होता है, भूमि में से मतलब रिस करके, जो चट्टानों में दरारें होती है ना, वहां से रिस करके वो जो अछिद्र चट्टाने होती है वहां पर जाकर के वो जमा हो जाता है। जैसे ये चट्टाने हैं, मान लीजिए यहाँ पे पूरी धरती है, अब बारिश का पानी आ रहा है, इसमें दरारें हैं, दरारों से ये पानी रिसता हुआ जाएगा, और यहाँ पे कोई चट्टान है जो अछिद्र है, मतलब इसमें छेद नहीं है, तो ये पानी आकर के यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संचित हुआ पानी है ना प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, भूजल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो भूजल के कारण भी बहुत सारी चीजें होती है, क्षरण अपक्षरण सब कुछ होता है। देखिएगा चट्टानों में क्या होता है कि घुलनशील, देखो चट्टानों में जो घुलनशील घन खनिज होते हैं, जो पानी में घुल सकते हैं, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। जैसे ये चट्टान है ना, अब यहाँ पे पानी आया तो क्या होगा, इसके अंदर जो खनिज रहेंगे पानी में घुलने वाले, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उनका भूजल के साथ वहन होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अब ये चट्टान है, ठीक है, इसमें दरारें हैं, दिख रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को, ये चट्टान है, इसके अंदर दरारें हैं, पानी ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ आते जा रहा है, यहाँ पे आकर के मान लीजिए इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ घुलनशील खनिज हैं जो पानी में आसानी से घुल सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, पानी के अंदर आसानी से यहाँ पर घुल जाते हैं, और फिर इन्हीं के साथ क्या होता है, इन खनिजों का यहाँ पे मतलब पानी के साथ इनका वहन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही भूजल से होने वाला अपक्षरण है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, अपक्षरण है ना, क्योंकि ये बहा करके लेकर के जा रहा है कि नहीं, अपने साथ लेकर। अपक्षरण यानी क्या होता है, कोई भी चीज अगर काट करके उसको अपने साथ लेकर के जा रही है तो उसको हम वहन कहते हैं, अपक्षरण कहते हैं। अपक्षरण हुआ, फिर उसके बाद उसको बहा करके लेकर के गई, तो इसको हमने वहन कह दिया, है ना। तो इसको हम अपक्षरण कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने साथ खनिजों को लेकर के जा रहा है ना, तो ये आपका अपक्षरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, भूजल का जब वाष्पीभवन होने से, मतलब जब वाष्पीभवन हो जाता है, यानी जब वो भाप बन करके ऊपर की तरफ चला जाता है, या फिर भूजल की घुलन क्षमता से अधिक मात्रा में घुलनशील खनिजों की आपूर्ति होने पर उसमें जो घुले हुए खनिज है ना, उनका निक्षेपण हो जाता है। समझिएगा, अब इस पत्थर पे यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी खनिज भी इसके अंदर मिले हुए हैं, इस पानी के अंदर। अब पानी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, उसका वाष्पीभवन हो जाएगा, यानी वो भाप बन करके ऊपर की तरफ जब चला जाता है, तो जो इसके साथ खनिज आए हुए रहते हैं, है ना, वो उनका यहाँ पे निक्षेपण हो जाते हैं, मतलब वो यहीं पे रह जाते हैं। बाकी पानी पानी तो चला जाता है, बाकी जो चीजें यहाँ पर आई हुई है वो रह जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार से खनिजों का निक्षेपण होता है, ठीक है। तो देखो भाई, हमने इसमें अपक्षरण भी देख लिया, वहन भी देख लिया, अपक्षरण होकर के किस प्रकार से वहन होता है और निक्षेपण कैसे होता है। तो इस प्रकार से भूजल से अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भूजल का छीजन, वहन और निक्षेपण कार्य होता है। भूजल के इस कार्य से क्या क्या निर्मित होते हैं भाई, विलय रंध्र निर्मित होते हैं, चूने के पत्थर वाले प्रदेश की गुफाएं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी लवण स्तंभ आदि भूरूप निर्मित होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये है हमारा विलय रंध्र, विलय विवर, देख रहे हो, मतलब ऐसे गड्ढा जैसा बन जाता है, ठीक है। जब पानी गया ना नीचे, तो अब क्या होगा, पानी मतलब बहुत ये होने की वजह से भूमि जो है ना वो थोड़ी बहुत धंस जाती है, ठीक है। तो इसको विलय रंध्र हम कहते हैं, धसे हुए को, ठीक है। ये और क्या बताना था, गुफाएं बतानी थी ना, गुफाएं यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी लवण स्तंभ एवं गुफा, ये गुफा है, देखो लवण स्तंभ देख रहे हो, अर्धमुखी भी, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी भी है, यानी ऊपर भी है नीचे भी है, देख रहे हो, नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये आपकी गुफाएं हो जाएंगी। तो ये भूजल के कारण होती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो ये सब कुछ है, आप देख सकते हो। और भूजल सतह ये देख लेते हैं, भूपटल के नीचे संचित जल के ऊपर की सतह को भूजल सतह कहते हैं। भूजल सतह किसको कहते हैं, भूपटल के नीचे जो संचित जल है उसके ऊपर वाली सतह को भूजल सतह कहते हैं। मौसम, चट्टानों की सतह छिद्रता, उस प्रदेश की वर्षा की मात्रा आदि घटकों के अनुसार भूजल सतह में परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भूजल सतह हमेशा सेम रहेगा, वो अलग अलग होता रहता है। वर्षा काल में यह सतह भूपृष्ठ के निकट, तो ग्रीष्म काल में वह सतह जो है नीचे चली जाती है, भूजल स्तर, ठीक है। तभी तो पानी, बारिश का मौसम आएगा तो पानी ज्यादा आने लगता है,
आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो कम पानी वाले इलाके हैं ना, मैं आपको अपने इधर का बात बता रही हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पर जहाँ पहले मैं रहती थी वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती थी, ठीक है। तो जब गर्मी का सीजन रहता था तो भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता था, उस टाइम पे पानी आना मतलब बहुत कम पानी आता था। लेकिन फिर जब बारिश का मौसम आता था तो भूजल स्तर बढ़ जाता था, तो ज्यादा पानी आने लगता था, फिर हमको ज्यादा पानी मिलता था। और जब गर्मी का मौसम आता था तो भूजल स्तर कम होने की वजह से कम पानी मिलता था, ठीक है। तो ऐसे चलता था। तो ये बात आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये पूरा कंप्लीट हो गया, सारी चीजों को हमने समझ लिया है। तो हर एक कारक को मैंने अलग अलग वीडियोस में बताए हैं, पूरा अलग अलग पार्ट के वीडियोस बना करके। तो आप इन सारे वीडियोस को जब देखेंगे ना तो आपको सब चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको सारे वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।